तो दोस्तों हमारे बीच हैं अभी हमारे चाचा जी ललित कुमार जी और हमारा भतीजा है हेमंत। तो इसी सीरीज में हम थोड़ा इन दोनों से बात करते हैं कि भाई ये जो पलायन है इसका प्रमुख कारण आप किसको समझते हैं? तो थोड़ा आप अगर आपके नज़र में क्या है? चाचा हमारे गुरुजी। नहीं आप ही बता दीजिए। पैसा नहीं है ना चाचा, पैसा 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 और व्यवसाय नहीं है यहाँ पे। आप बताइए ना, जो समझ में आता है कि जो यहाँ से परिस्थिति जो चलाने के लिए तो खैर ये काम तो होना तो बहुत जरूरी है, बट हमारे यहाँ रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है ना। हाँ चलो, हाँ उसकी रोजगार, से हाँ प्रॉब्लम हाँ, ये है रोजगार कि नहीं। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो अपने गाँव घर को कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन जैसे कल एक बात हो रही थी ना कि रोजगार तो पहले भी नहीं था, हाँ लेकिन लोग जाते तो नहीं थे क्योंकि लोगों के पास खेती थी। हाँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, खेती भी चौपट हो गई है। खेती चौपट होने के रीजन बहुत सारे हैं। हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सबसे बड़ा जानवर, हाँ जानवर का पानी- आतंक कितना है। हाँ। पानी की दिक्कत। अच्छा लेकिन कई गांव में देखता हूँ कि वहाँ खेती भी हो रही है, मतलब उस एक्सटेंड में नहीं हो रही है लेकिन हो तो रही है। बहुत जगह है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि दुबड़ा में, पस्तौड़ा में, हमारे जो निकटवर्ती गाँव है सलोनी में थोड़ा बहुत वहाँ खेती होती है। तो क्या वहाँ बंदर नहीं होता क्या? लंगूर नहीं है। हैं? मतलब वहाँ मतलब बंदर या तो वहाँ होंगे नहीं। कहाँ? जैसे हमारे अगल बगल के गांव ऐसे भी हैं जहाँ खेती हो रही है। हाँ हो रही है, मिलोती देखो ना, में कुछ देखो। इसमें देखो ना, लोगों की भी बहुत होना जरूरी है। जैसे आप हमारे इधर 16 नौसार है, एक 16 फर्स्ट, जैसे कि वहाँ पर जैसे लोगों ने खेत के अपने सारे पेड़ पौधे काट रखे हैं, जिनमें मतलब बंदर चढ़ ना सके, सूअरों की मतलब खेतों में ना चढ़ पाए, कीड़ावाड़ी का क्योंकि इस वजह से फिर लोगों का ध्यान उधर की तरफ खेती पे बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारे करेदा का मकान है। ये भी अब काफ़ी वीरान हो चुका है क्योंकि करेदा आजकल घर नहीं रहते। और इस तरफ आप देखिए ये हमारे गिरदा का मकान है और बगल में पहले ललित लोगों का मकान हुआ करता था जो अब खंडेर में तब्दील हो चुका है। और गिरदा का भी मकान ये विशाल लोगों का मकान अब ये भी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और यहाँ देख रहे होंगे कि अब यहाँ झाड़ियाँ प्रचुर मात्रा में हो गई हैं क्योंकि कोई देख रेख नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, तो ऐसी जगह पर झाड़ियाँ होना तय है। बाकली में गया हूँ जो अब बाकली तो रहे नहीं, अब ये क्या कहते हैं खंडरों का शहर हो गया है। और इन जहाँ कभी हमारे सामने की बात है 10-15 साल पहले तो यहाँ तक 10 से 15 परिवार रहते थे। और आज की डेट में अगर मैं बताऊँ तो केवल एक ये भरद्दा का मकान दिख रहा है आपको जो थोड़ा सही ढंग में है। वो भी उनकी मात्र अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम कहो, लगाव कहो, उसके कारण वो उन्होंने अपने ये पुराने मकान को फिर से जीवित किया, इसका उनका जीर्णोद्धार किया। और वो भी हालांकि घर नहीं रहते हैं, कभी कभार आते हैं और वो भी किसी से कहते हैं कि किसी को 500 रुपये या दिहाड़ी के हिसाब से 1-2 दिन बोलते हैं कि आप हमारे घर की साफ़ सफाई कर दीजिए, तभी घर साफ हुआ है। नहीं तो आप ये अगल बगल देखिए, ये करीब 3-4 मुआस इस तरफ रहते थे और यहाँ अब कुरी की झाड़ियाँ हो गई हैं। और कुरी की झाड़ियाँ भी इतनी भयंकर हो गई हैं कि बाघ शोर का अड्डा हो गया है। और ये बिल्कुल खंडर हैं कि और खंडर के अंदर भी बाघ रह सकता है। और इस तरफ भी देखिए आप, दूर दूर तक आपको केवल कुरी की झाड़ियाँ नज़र आएंगी, मकान तो आप दिखेंगे भी नहीं, जबकि पहले वहाँ मकान थे और मकान नहीं दिखेंगे बिल्कुल। और अगर आप इनकी स्थितियाँ देखेंगे कि इसमें बाघ आसानी से दिन में भी रह सकता है, रात तो छोड़िए दिन में भी रह सकता है। अब ये कारण ये नहीं है कि ये केवल मतलब कहीं बाहर चले गए हैं, कुछ लोग इधर से। ये अभी हम अमरडाओ के ऊपर हैं
और यहाँ गांव से ज़्यादा सांप हो रहे हैं। और कभी नहीं, अभी यहाँ कुछ समय पहले ही ग्राम प्रधान जी के द्वारा श्रमदान में सफाई की गई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और अभी पूरे गांव वालों ने साफ किया। और मुझे याद है कि हम अपने बचपन के टाइम यहाँ अमरगांव में, और हमारे अगर अमरगांव के बबलू भाई भी सुन रहे होंगे हमारी वीडियो को, तो वो एग्री करेंगे कि हम यहाँ शाम को यहीं खेलते थे। और हम जैसे छुट्टी होती थी तो हम यहाँ खेलना आए थे। और आज आप देखिए कि ये जो अमरगांव का मकान है, तो ये भी लोग खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब पलायन की स्थिति है, सब लोग बाहर चले गए हैं। कोई अपनी अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बाहर गया, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी अन्य वजह से, या किसी की नौकरी अलग जगह लग गई। तो कुल मिलाकर यहाँ से ही पलायन हुआ। और आज ये ओ दादी गहरी हालचाल और धूप से बहुत ठंडी। जिज्ञासाएं होती हैं, और आप ग्रुप में प्रश्न भी करते हैं कि हमारे सरपंच जी इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है और क्या योजना है। तो मैंने प्रधान जी से तो बात कर ली है, लेकिन अब मैं सरपंच जी से बात करना चाह रहा हूँ और आपके समक्ष इस मुद्दे को लाऊंगा। तो सरपंच जी, आप बताइए कि जो ये हमारा जो वो है, जो ये गांव से इतना पलायन हो रहा है, उसका प्रमुख कारण आप किसको मानते हैं? प्रमुख कारण तो खैर रोजगारी हो है, रोजगार हुआ। हाँ। लेकिन रोजगार का मतलब ये भी है कि कुछ हमारी जो जनरेशन है उसमें भी कुछ कमियां हैं। एक तो न्यू जनरेशन क्या है कि ये हर जगह ही है, हर कोई पढ़ लिख के मतलब खेती बाड़ी वाला काम करना नहीं करना चाहता। हाँ, सब बाहर की तरफ पलायन करना, नौकरी करना चाहते हैं। रुझान बाहर की तरफ ही है। रुझान बाहर की तरफ है। और दूसरी चकाचौंध की दुनिया का असर आजकल हर तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब खेती बाड़ी का काम यही नहीं करना। प्लेन्स में भी ये चीज में हमने देखने को हमें मिली है कि वो लोग भी अपनी खेती बाड़ी को बेच रहे हैं। अच्छा पैसा उसके बदले में तो उनको तो खैर मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर उनके जमीनों के दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, तो हमारे बुजुर्गों ने तो इसी जमीन से उगाया था, यहीं पर खाया था, यहीं पर पिया था, यहीं पर मर कब गए थे। लेकिन वो सब मेहनती थे। लेकिन आज की जनरेशन का मुख्य कारण यह है, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग मेहनत उतना नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये मुख्य कारण तो ये किया है। हाँ, ये मुद्दा आया भी था कि जैसे हमारे पहले जो पूर्वज थे, उन्होंने को रोजगार दिया क्या? वो ये तो करते, खेती बाड़ी तो करते थे, और यहीं पर करके उन्होंने इतने बेहतरीन चीजें बनाई जो मकान आज की दौर में लाखों में जाएंगे। वो उन्होंने उस वक्त एक दूसरे की मदद से और बहुत ही कम गरीबी की जिंदगी यापन करते हुए उन्होंने उस टाइम को वो ऐसे मकान बनाए। आज के दौर में तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और खेतों में भी उन्होंने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई, हर तरह की फसलें। वो इसी पर जीवित थे, इसी जमीन पर जीवित थे, इसी जमीन पे पाल पोस कर वो उन्होंने हमको बड़ा किया। तो और अपने बच्चों को उस मुकाम तक भी पहुंचाया कि जिसकी वजह से आज हमारे गांव की जो कायाकल्प है बहुत उसमें सुधार हुआ है। बिल्कुल। और आज हम ग्रुप के माध्यम से या कहीं से भी हम अपने गांव की दयनीय स्थिति की समस्या के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण तो मेन हम ही है। हमारी पहली पीढ़ी नहीं थी, हमारी अब की पीढ़ी है, जिन्होंने गांव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। गाँव में रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे से, आज का माहौल ये हो गया, हम पहले तो लोग एक दूसरे के घरों में बैठते थे, बातचीत करते थे, वो थे। आज की दुनिया गांव में भी आओ, सब मोबाइल पर बिजी है। कहीं पर आप जाओ, किसी को बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो ये सारे कारण, इसमें एक यही कारण नहीं कह रहा हूँ तो, लेकिन मुख्यतः कारण तो यही है कि हमारी इग्नोरेंस है, हमारी जो अनदेखी है जो गाँव की तरफ को, वो हमारी है। ये दशा गाँव को करने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक तो इसमें ये बताइए कि जो हमारे जो ये खेतों में बंदर आ रहे हैं, शुअर आ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से, आपके जो वो है समिति है और ग्राम प्रधान जी से बात होती होगी आपकी, तो उसके लिए आपकी कुछ योजनाएं हैं? योजनाएं क्या हो सकती है? देखो, बंदरों का तो बंदर जितना देखो, बंदर जो है एक जंगली जानवर है एक तरह से। वो वहाँ उसको खाने के लिए जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएगा। आपने देखा होगा कि रोड साइड की दुकानें होती हैं, जैसे आप हल्द्वानी चले जाए, ये बतरौज खान चले जाए, ये हमने जो आसपास के जो इलाके, देखो बीच में मैं हल्द्वानी गया था, 2 गाँव में मैंने देखा था कि वहाँ पर मतलब उनको खाने का आइटम चाहिए।
और खाने के आइटम के पीछे वो मतलब हर जगह पर, क्योंकि उनको छिपने के लिए हमारे यहाँ पे सहूलियत ये है कि उनको पेड़ पौधे वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, तो उनके बहुत आयत पहाड़ों की तरफ जाता है। और दूसरी क्या है कि कई लोग मतलब कई अधिकारियों ने उनको इधर उधर से पकड़ के, जैसे प्लेन से पकड़ के लाते हैं, जंगलों में छोड़ जाते हैं, लेकिन जंगलों से होते हुए वो लास्ट में पहाड़ों की तरफ भी, हमारी तरफ घरों की तरफ भी जिधर जनसंख्या होती है, वो एक्चुअली वो भी एक तरह से सामाजिक प्राणी है, उसको हम पे ही टिका हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो भी हमारे क्रियाकलापों के मद्देनजर ही उनकी जो है दिनचर्या चलती है। रहता था यहाँ पर जवानी यहीं पर रहती थी, तो वो सब मिलके काम कर सकते थे। आजकल तो यह है कि बुजुर्गों में एक तो वैसे ही मतलब आगे बढ़ने की लालसा थोड़ा कम हो जाती है अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए। तो और दूसरी बात यह है कि अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, उनको यूथों का उतना साथ नहीं मिल पाता है, कुछ उनके पास भी टाइम नहीं होता है, जैसे उनका स्कूल होता है, ये होता है, लेकिन टाइम मिलने पर हम उनको भी, हम समय समय पर इसका भी हम बीच में हम करते रहते हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ती है, अपनी जरूरत के अनुसार ही करते हैं। कुल मिला के बात ये है, साफ सफाई वहाँ की भी होती है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब है कि हमको समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए, मतलब अनदेखी नहीं करनी। और हमने उसके लिए एक कार्यक्रम और भी रखा है, हम उसका सुधार करने के लिए कुछ और भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झाड़ियों के लिए तो हमको हमेशा तत्पर रहना, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको हमको हर साल काटना पड़ेगा, सीजन में 2 बार काटना। चलो हमने अभी बात की, फिर तो हम इसमें कुल मिला के ये है कि चाहे प्रधान जी हैं चाहे सरपंच जी हैं, तो उनके पास अपनी योजनाएं हैं। तो प्रधान जी ने भी कहा है कि जैसे वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, और वे क्या कहते हैं पॉली हाउस की बात कर रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि जल्द ही रोड का भी ये निर्माण होगा, जिससे जो हमारा पनीरा है वो भी टच होगा, और जिससे हमारे पनीर की स्थिति भी सुधरेगी। उनका कहना यही है कि हम रोड को ऐसा कह रहे थे कि हम अगर रोड को धनगाल से होते हुए ले जाएं और उसको पारूपुरी को जोड़ें, जिससे हमारा पारूपुरी जैसा आज हमने बात भी करी थी कि पारूपुरी थोड़ा अलग हो गया है, तो पारूपुरी को जोड़ते हुए हम इसको यहाँ लाएं, नौला की तरफ लाएं, हमारे प्रभात दलों के नीचे लाएं और पनरे को जोड़ दें, और इसको नीचे वाले रोड से जोड़ दें, तो जिससे कि हमारा पनरा भी अपनी सही हालत में आएगा, और हमारे जो तोक हैं वो भी सही हालत में आएगा, और गांव भी हमारा रोड से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर अभी सरपंच जी ने भी इसमें अपनी बात रखी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी योजनाएं कह रहे हैं वो लागू हों, और हमको भी इसमें अपना प्रयास करने पड़ेंगे, और तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे, और हमको अपना समय देना पड़ेगा, और योजना के तहत एक समिति के तहत हमने काम करना पड़ेगा, और तभी हम इस गांव को एक समृद्ध गांव फिर से बना पाएंगे। और बाकी रही पलायन की बात, तो रोज़गार के लिए तो हमारे नौजवानों को बाहर जाना ही पड़ता है और जाना ही पड़ेगा। बस ये है कि जो बाहर गए हैं उनको अपना गांव के बारे में भी सोचना चाहिए, और जो यहाँ जो मकान छूटे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, और प्रधान जी से हम यही विनती करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो इस बारे में सोचें, और अपना जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करें, और अपने जो मद है उनसे गांव के जो भी उन्होंने हमारे से वादे किए उनको पूरा करें। तो दोस्तों, इस जो पलायन की जो हमारी सीरीज़ है उसमें फ़िलहाल इतना ही है, और आगे जब भी कोई मुद्दे और आएंगी मैं आपको फिर इसमें शामिल करूंगा और नए मुद्दों के साथ लाऊंगा। और अभी जो भी हमने इसमें समस्याएं देखी हैं उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे, और गांव की समिति के साथ, प्रधान जी के साथ और सरपंच जी के साथ मिलके हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे दिल्ली में हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं, चचा लोग रहते हैं, ताऊ लोग होते हैं, सबसे हम बात करेंगे और इसमें एक मत होके कुछ प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी एक जो भी आपके सुझाव होते हैं, समाधान होते हैं, आप प्रधान जी से कहिए, सरपंच जी से कहिए और हमसे कहिए, और हम इसको एक साथ मिले काम करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।